वेलकम टू जहीर अली ऑफिशियल्स। तो जूनियर साइंस टीचर की जो टेस्ट हुई है आज 10 अप्रैल 2026 को, उसमें हम फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का पोर्शन इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स से दोनों में हर एक में 12-12 क्वेश्चन मौजूद थे। तो फिज़िक्स में 65 से लेकर 76 तक और मैथमेटिक्स में 77 से लेकर 88 तक एमसीक्यूज थे। तो आज हम इन दोनों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को डिटेल और आसान वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जितने भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पोर्शन में क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पेज पर जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स अपलोड की थी उसी में से 100% आए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनको समझते हैं। तो पहले देखें, जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज नोन एज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो इसका सिंपली ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब सेकंड वन देखिए, मींस 66 एमसीक्यूज। तो 66 एमसीक्यूज है बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है। तो पहले हम समझते हैं कि बॉयल्स लॉ होता क्या है। तो बॉयल्स लॉ, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है। बॉयल्स लॉ ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बताया था और उसने बताया था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन इसमें से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। तो आगे हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो प्रोपोर्शन को हटा के काफ्टर लगा रहे थे के 1/p। p यहाँ पर डिवाइड करें, वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स पी वी इज के मीन्स कांस्टेंट, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये दूसरी स्टेटमेंट थी किसकी? बॉयल्स लॉ की। मैंने अपने कोर्स में क्या कर दिया था, डिस्कस कर दिया था। तो आप देख सकते हैं बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट PV is equal to constant, means option B is the correct answer। उसके बाद 66 क्वेश्चन, तो 67 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। अब हमने पढ़ा था कि साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड में, और उसके बाद किसमें? लिक्विड में, एंड लास्ट में किसमें? गैस में। और वैक्यूम में साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 0 मीटर पर सेकंड, यानी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो अगर सॉलिड में सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड यानी सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी? एयर है हमारे पास, गैस है, वाटर हमारे पास लिक्विड है, स्टील जो है वो हमारे पास क्या है? सॉलिड है। तो स्टील में क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा स्पीड हो जाएगी किसकी? साउंड की। क्वेश्चन नंबर 68, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम। अब यहाँ पर हम डेटा बना देते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं डेटा बना दूं, तो आपको मास गिवन है। कितना मास गिवन है? मास हमें गिवन है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें पता होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो मास है हमारे पास 0.5 और वेलोसिटी हमारे पास 4। तो 0.5 का मतलब हाफ भी होता है, तो हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आंसर आएगा 2। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2.0 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब एमसीक्यू नंबर 69, यानी फिफ्थ एमसीक्यू ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब हमने साउंड डिस्कस किया था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 और 332 लिखते हैं, और रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम स्पीड ऑफ साउंड को कंसिडर करते हैं 340 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली।
क्योंकि कुछ बुक्स में 342 भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इफ टू सिमिलर कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफेरेड ईच। अब देखें, हमारे पास एक कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड और दूसरा कैपेसिटर भी है 4 माइक्रोफेरेड, और उन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है सीरीज। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था सीरीज में 1/C1 + 1/C2। ठीक है, मीन सम ऑफ reciprocal of equivalent capacitance is always equal to the sum of reciprocals of individual capacitance। ये सीरीज का क्या था, फार्मूला था। तो सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि C1 और C2 को मल्टीप्लाई करें तो बाकी बचेगा C1 + C2 ऊपर, यानी C2 + C1 होगा, लेकिन मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट उल्टा करेंगे तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2। तो पहले भी हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था। अब एक है हमारे पास 4 और दूसरा भी है 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 + 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू 16। 4 + 4 दिस इज इक्वल टू 8। 8 को डिवाइड 8 से डिवाइड करेंगे 16 को कि 2 8 = 16, यानी जो C इक्विवेलेंट है यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दिस इज नोन एज 2 माइक्रोफेरेड, वो हो जाएगी 2 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारे पास कौन सा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 70। तो आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 2 माइक्रोफेरेड। उसके बाद 71 देखें। 71 में कह रहा है कि बाइनरी एडिशन ऑफ 2 हाई बिट रिजल्ट। अब 0 जो होती है वो लो बिट रिजल्ट होती है और 1 जो होता है वो हाई बिट रिजल्ट होता है। अब इनकी क्या कह रहा है कि एडिशन बताएं क्या होगा, तो 1 and 1 हाई बिट रिजल्ट की एडिशन बताएं। तो 1 and 1 क्या होता है, 2 होता है, और 2 को हम बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखते हैं, 2 को हम बाइनरी सिस्टम में 10 लिखते हैं। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 2 को कैसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 0 बचेगा, ये हम ऐसे करके लिखते हैं। तो हम इसको 10 लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन मौजूद होगा हमारे पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 72, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन। अब जो रदरफोर्ड मॉडल था उसने कहा था कि सेंटर पार्ट ऑफ एटम है एक, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था जिसमें कि ये मेन पॉइंट थी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मास नंबर मींस एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेट विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। सो दैट्स व्हाई द मास of an atom is concentrated in nucleus of an atom. Option C is the correct answer. MCQ number 73. Energy possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy. ये kinetic energy की definition थी। और energy possessed by the body due to its position is called potential energy। लेकिन यहाँ पर करा है energy possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy. MCQ number 74. At what temperature reading do the Fahrenheit and Celsius temperature scales coincide? यानी कौन सी रीडिंग होगी जिसपे सेल्सियस और फारेनहाइट कोइंसाइड हो जाते हैं। तो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो वो रीडिंग होगी -40 डिग्रीज। तो -40 डिग्रीज पर डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर हो जाएगा -40 डिग्री फारेनहाइट के, और -40 डिग्री फारेनहाइट ये बराबर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा -40 डिग्री पे क्या होता है, फारेनहाइट एंड सेल्सियस कोइंसाइड होते हैं, यानी दोनों की रीडिंग क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। अब बोहर्स के मॉडल के मुताबिक बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो फिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी मींस एट रेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स। एमसीक्यू नंबर 76, अ टेलीस्कोप यूजेस। टेलीस्कोप मैंने लेक्चर में बताया था, सिंपली 2 मिनट में मैंने टेलीस्कोप को डिफाइन किया था कि टेलीस्कोप यूजेस 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, टेलीस्कोप क्या यूज करती है, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करती है। ठीक है, ये हो गया किसका पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मैथ के पोर्शन के ऊपर।
ठीक है, अब आते हैं मैथ के पोर्शन के ऊपर। तो मैथ जो है वो 77 से लेकर 88 तक पोर्शन था। तो 77 एमसीक्यू थे। द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन है कि दैट स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज exactly divisible by all given numbers is known as least common multiple. MCQ number 78. If a pizza is divided into 100 equal slices and you ate 4 slices, the percentage of pizza you did not eat. अब इसको समझना है। यानी एक पिज्जा था, उसको आपने छोटी सी स्लाइड्स बनाई। ऐसी कितनी स्लाइड्स बनाई, यानी टोटल स्लाइड्स बनाई आपने कितनी, 4। और आपने जो ईट की वो कितनी स्लाइड्स थी, 4। ठीक है, अच्छा, टोटल स्लाइड्स बनाई 10, और जो आपने ईट की वो कितनी है, 4 स्लाइसेस आपने ईट कर दी। तो बताएं कि परसेंटेज ऑफ पिज्जा यू डिड नॉट ईट, आपने कितने पिज्जा की परसेंटेज नहीं खाई। तो अब टोटल में से जो 10 है वो आपने, टोटल क्या है 10 है, उसमें से आपने ईट कितनी कर दी है, 4 ईट कर दी है। ठीक है, यानी 4 आपने ईट किए, तो बाकी कितनी बचेंगी, 6। तो हमसे वो पोर्शन पूछ रहा है, उसका परसेंटेज पूछ रहा है जो आपने ईट नहीं किया, नहीं खाया। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 60% पिज्जा जो है वो क्या क्या आपने नहीं खाया। तो ये पूछ रहा है कि आपने कितना परसेंट पिज्जा नहीं खाया, तो आप कहेंगे 60% पिज्जा नहीं खाया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि 20% of price of a book is 120 rupees. The total price is, टोटल प्राइस बताएं क्या होगी। अब देखें, टोटल प्राइस सपोज करें x है, और 20% ऑफ x जो है वो बराबर है किसके, 120 के। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 120। 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल 1 और इस पे 5 टाइम्स 5 डिवाइड करा है, वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 120। तो 5 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 600 आंसर आएगा। तो उस जो बुक की प्राइस होगी वो क्या होगी, 600 प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 80 है। इन अ बैग द रेशियो ऑफ रेड एंड ब्लू मार्बल्स इज 3:2। यानी रेड और ब्लू मार्बल का जो रेशियो है वो है 3:2। इफ देयर आर 21 रेड मार्बल्स, अब ये जो रेड मार्बल्स है वो क्या है, 21 है। द ब्लू मार्बल्स आर, तो बताएं ब्लू मार्बल्स क्या होंगी। अब सपोज करें आपको रेशियो पहले गिवन था क्या, 3:2। अब ये रेड मार्बल्स कितनी है, 21 है। तो ये 21 तब बनेगा जब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करें, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 7 के साथ। तो सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 14। और जो ब्लू मार्बल्स होगी उसकी तादाद क्या हो जाएगी, 14 ब्लू मार्बल्स की तादाद हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 21 रेड और ब्लू क्या हो गई, 14। 7 की टेबल 3 टाइम्स, 7 की टेबल 2 टाइम्स, ये देखो रेशो सेम आ गया, 3:2। ठीक है, तो ये था एमसीक्यू नंबर 80। नाउ द एमसीक्यू नंबर 81। द प्राइस ऑफ शुगर इज 100% मोर देन द प्राइस ऑफ व्हीट। 100% क्या है, ज्यादा है। द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस इज, उनकी प्राइसेस में रेशियो बताएं। तो सपोज करें जो व्हीट है उसकी जो प्राइस है वो है 100, तो शुगर की जो प्राइस होगी इससे 100% ज्यादा है। तो 100% ऑफ 100 क्या होगा, 100 होगा, यानी उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, 200 होगी। तो सिंपली पूछ रहा है कि इसमें बताए रेशियो क्या होगा, तो 200 और रेशियो 100। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2:1। उनके दरमियान, प्राइसेस के दरमियान जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज 2:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 82। सम ऑफ द एजेस ऑफ सईद एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। सईद और उसके बेटे की एजेस का जो सम है वो 60 ईयर्स है। सपोज करें इसकी एज वाई है और इसकी एज क्या है, एक्स है। अब दोनों का जो सम है वो बराबर है किसके, 60 के। इफ सईद्स एज इज डबल हिज सन्स एज, सईद की जो एज है वो उसके बेटे की एज के एज से क्या है, डबल है। ठीक है, तो अब अगर बेटे की एज y है तो सईद की एज क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी, क्योंकि डबल है। तो 2y प्लस y इज इक्वल टू 60, दैट इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 60। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 20। यानी उसके बेटे की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है देन द सईद्स एज इज,
तो बेटी की एज 20 है, तो सईद की एज इससे क्या है, डबल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 दिस इज इक्वल टू 40 ईयर्स, यानी जो सईद की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 40 ईयर्स हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि देखो अगर बेटे की 20 है तो उसकी डबल क्या होगी 40, और 20 प्लस 40 का सम क्या होना चाहिए, 60 आना चाहिए। ठीक है, तो ये सम भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 83 पे। इस एमसीक्यूज को अच्छी तरह आपको समझना है। द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर ए -5, 6 एंड बी 3, -4। द सेंटर ऑफ सर्किल इज लोकेटेड 8। ठीक है, यानी सपोज करें कि ये सर्किल है और जो डायामीटर होता है वो डिस्टेंस होता है टू एंड पॉइंट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल। तो सपोज करें अगर ये पॉइंट -5, 6 है जिसको हम ए कह रहे हैं, और ये जो बी पॉइंट है वो है 3, -4, तो इनका जो सेंटर होगा, क्योंकि ये डायामीटर को मिलाती है, इनका जो सेंटर होगा, ये इनकी जो मिड पॉइंट होगी ये कहलाएगी क्या, सेंटर ऑफ सर्किल यानी मिड पॉइंट। तो हमें पता होता है मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। तो सिंपली कह दें x1 क्या है, हमारे पास 3 है, आप इसको भी x1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको x2 कंसिडर कर सकते हैं। -5 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 -4 डिवाइडेड बाय 2, -5 + 3 इज इक्वल -2, -2 डिवाइडेड बाय 2, एंड 6 - 4 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -1, 2 2 में कैंसिल 1। तो इसकी जो मिड पॉइंट होगी यानी इसके जो सेंटर के क्वाड्रेंट्स होंगे वो हो जाएंगे -1, 1, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 84, द डिस्टेंस अराउंड अ 2 डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड। अब जो 2 डायमेंशनल क्लोज शेप होती है वो हमारे पास ट्राइंगल होता है, वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, वो हमारे पास पेंटागन होता है। दीज शेप्स आर 2 डायमेंशनल शेप्स। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस अराउंड है क्लोज शेप के, तो हम इसको कहते हैं दिस इज नॉन एज पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होती है, ये जो टोटल बाउंड्री होती है इसके सम को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया है इसने, और कह रहा है कि डिस्टेंस अराउंड अ 2 डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे 85। द इंटरेस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था, I बराबर PRT, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज अ रेट, एंड दिस इज द टाइम पीरियड फॉर विच वी टेक द प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसको हम कह रहे थे सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर इज द करेक्ट आंसर। द इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 86, सेंटेंस हैविंग 1 और मोर अननोन्स इज नोन एज ओपन सेंटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, हमने 2 टाइप के सेंटेंस पढ़े थे, एक ओपन और दूसरा क्या था, क्लोज। ओपन सेंटेंस वो होता है जिसमें से इतनी इंफॉर्मेशन ना हो कि हमें पता चल सके कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी हमें ये कंडीशन होगी कि इसमें हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, और क्लोज सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें से पता चल जाए कि या तो स्टेटमेंट ट्रू है या तो क्या है, फॉल्स है। सपोज करें 2 + 5 = 8, तो हम कहेंगे ये क्या है, फॉल्स है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि पता लग जाए कि स्टेटमेंट जो मिली हुई है हमें वो या तो ट्रू है या तो क्या है, फॉल्स है। सपोज करें 2 + 2 = 4, तो आप कहेंगे क्या है, ट्रू है। इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं क्लोज सेंटेंस, और जिसमें इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो कि हमें पता लग सके कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस में ट्रू और फॉल्स का पता तब नहीं लगेगा जब कोई ना कोई क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल मींस अननोन होगा। तो अननोन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कराए सेंटेंस हैविंग 1 और मोर अननोन इज नॉन एज ओपन सेंटेंस और ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, या उसको ओपन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 87, 2 इवेंट्स विद इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, हमने ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था। आपको मैं मिसाल देता हूं कि अगर सपोज करें आपको कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल आ सकता है, यानी हेड को भी जो है वो क्या है 50%
चांसेस हैं आने के, और टेल को भी क्या है 50% चांसेस है आने के। तो दोनों को इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग है। तो दीज टू इवेंट्स आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, हमने ये प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक MCQs नंबर 88, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। द एवरेज इनकम ऑफ वन ग्रुप ऑफ 6 persons is 50,000। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 4 पर्सन इज 75,000। द टोटल इनकम ऑफ, अब टोटल इनकम बताएं। तो आप ऑप्शन चेक करें कि पहले ग्रुप की जो है वो सेकंड ग्रुप से ज्यादा होगी, सेकंड ग्रुप की पहले ग्रुप से ज्यादा होगी, थर्ड में दोनों की क्या होगी, सेम होगी, या फर्स्ट ग्रुप की क्या होगी, हाफ ऑफ द सेकंड ग्रुप होगी। तो सिंपल इसको समझना है, जो पहले 6 पर्सन है ना, 6 पर्सन, उनकी एवरेज गिवन है आपको 50,000, और जो 4 पर्सन है ना उसकी एवरेज आपको गिवन है, कितनी एवरेज गिवन है आपको, 75,000। ठीक है, तो पहले टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो एवरेज का फार्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, या नंबर ऑफ टाइम्स। तो एवरेज कितनी है 6 पर्सन की, 50,000। तो 50,000 इज इक्वल टोटल, और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय 6। तो 6 डिवाइड करें, वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास इनकी टोटल इनकम हो जाएगी, वो हो जाएगी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस। ठीक है, ये पहले ग्रुप की है, फर्स्ट ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप की निकालें, तो सेकंड ग्रुप में क्या है, 4 पर्सन है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगी एवरेज मल्टीप्लाई बाय 4। तो एवरेज है 75,000 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो 75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो वो भी हो जाएगी क्या, 3 लाख। तो जो सेकंड ग्रुप है उसकी भी जो टोटल इनकम है वो 3 लाख है, और जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी भी जो टोटल इनकम है वो क्या है, 3 लाख है। तो आप सिंपली ऑप्शन देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आर सेम, यानी जो टोटल इनकम होगी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो आज का ये था लेक्चर। इसका मुकम्मल PDF आप इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत सारे लेक्चर्स के साथ आगे इन फ्यूचर, और इंशाल्लाह हर टाइप के टेस्ट की हम प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, और आप भी हिम्मत ना हारें। अगर आप इसमें हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो कोई मसला नहीं है, और भी चांसेस हैं बहुत लाइफ में। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी टाइम फ्री ऑफ कास्ट आप मुझसे पूछ सकते हो। आपने मुझे सपोर्ट किया, मैंने आपके लिए जितनी मेहनत की उससे भी ज़्यादा आपने मुझे सपोर्ट किया, इस बात की मुझे खुशी होती है। मिलते हैं अगले किसी कोर्स में। 40 यूनिट्स ऑफ बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स फिर मंडे से स्टार्ट होने वाला है। आप भी हमें दुआ करें कि हम भी इस मेहनत को कंटिन्यू रख सकें। अल्लाह हाफिज़।